नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज का जो अपना स्टैटिस्टिक्स का वीडियो रहने वाला है वो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस और डेटा समराइजेशन के ऊपर रहने वाला है। और आज अपन स्टैटिस्टिक्स का एंड कर देंगे, कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स हो जाएगी। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, जहां तक है अपन ट्राई करेंगे इसको शॉर्ट करने की। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से। क्या होता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस? तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, और फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे कौन कौन से इसके टाइप होते हैं। ठीक है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से पहले आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ना है। तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का वीडियो ऑलरेडी मैंने बहुत पहले अपलोड कर दिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप पहले उसको रीड करो, फिर इसको रीड करो, तो वहां पे क्या होगा आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ पाएगा। अब बात करते हैं अपन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की। तो देखो, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एक स्टेटमेंट होता है। किसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट होता है? कि आपने जो डेटा कलेक्ट किए हैं वो डेटा क्या है, सिग्निफिकेंट है या फिर नॉन सिग्निफिकेंट है। कहां? किसी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, किसी एक फिक्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। जैसे 5% या फिर 1%। आपने 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया हो या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया हो, किसी एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर आपके डेटा क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इस चीज के बारे में ही कौन बताता है? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बताता है। अब बात करेंगे अपन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की अपन ने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है आपके टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में। वहां पे अपन ने पढ़ा था कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको लॉस भी बोला था, क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये बताता है कि आपके सैंपल, आपके डेटा में एक्यूरेसी कितनी है। अब जैसे अपन बात करें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब क्या है? 100% में से 5% मैक्सिमम एरर हो सकता है और 95% क्या रहेगी? एक्यूरेसी रहेगी। ऐसे ही अगर आपके पास में 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब क्या हुआ? 99% आपकी एक्यूरेसी है और 1% आपके एरर हो सकता है। यानी यहाँ पे एरर कम है और यहाँ पे एरर ज्यादा है। अपन ने लास्ट टाइम पे ये भी पढ़ा था कि ना, जो आपके पास में ये वाला है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये जनरली फील्ड सिचुएशन में यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं पे 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जनरली लेबोरेटरी कंडीशन में यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे एरर के कम चांस होते हैं। तो जहां पे एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए होती है वहां पे 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज किया जाता है, जैसे लेबोरेटरी। और जहां पे एरर की इतनी ज्यादा, या अपन बात कर सकते हैं एक्यूरेसी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, वहां पे अपन फील्ड एक्सपेरिमेंट में जैसे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज किया। तो फॉर एग्जाम्पल अपन ने चाहे 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया, हर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर क्या आपके डेटा सिग्निफिकेंट है, क्या आपके डेटा सुपीरियर है। अगर सुपीरियर है या नहीं है, इस चीज का टेस्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को यूज करना पड़ेगा। अब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बेसिकली अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे जो पहला टेस्ट है वो है टी टेस्ट, सेकंड आता है जेड टेस्ट, और थर्ड आता है काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, काई स्क्वायर का ये सिंबल है, चाहो तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हो, काई स्क्वायर टेस्ट। तो आपके 3 टेस्ट हो गए। सबसे पहला है टी टेस्ट, फिर जेड टेस्ट, फिर काई स्क्वायर टेस्ट। जो टी टेस्ट है इसका दूसरा नाम है स्टूडेंट टी टेस्ट। आप चाहे टी टेस्ट बोल लो, चाहे स्टूडेंट टी टेस्ट बोल लो। देखो, तीनों में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो है सैंपल साइज का। किसका है? सैंपल साइज का डिफरेंस है। जो सैंपल साइज होती है वो टी टेस्ट में लेस देन 30 होती है, यानी 30 से कम सैंपल होंगे तो अपन टी टेस्ट यूज करेंगे। वहीं पे अगर 30 से ज्यादा होंगे तो जेड टेस्ट यूज करेंगे। वहीं पे 50 या फिर 50 से ज्यादा होंगे वहीं पे काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। तो अपन बोल सकते हैं सिंपल भाषा में 30 से कम में
टी टेस्ट 30 to 50 तक अपन ले सकते हैं जेड टेस्ट, और 50 टू जब मोर हो जाएगा या 50 से ज्यादा हो जाएगा उस सिचुएशन में अपन काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करेंगे। अब देखो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि जो टी टेस्ट है इसमें सैंपल साइज कितनी रहती है 30। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आता है कि जो टी टेस्ट था इसको डिस्कवर किसने किया था। तो टी टेस्ट की डिस्कवरी किसने की थी, टी टेस्ट की डिस्कवरी की थी गॉसेट ने टी टेस्ट की डिस्कवरी की थी। वहीं पे जेड टेस्ट की बात करें अपन तो जेड टेस्ट के लिए डिस्कवरी की थी आर ए फिशर ने, बहुत जगह आपने नाम सुना होगा। और काई स्क्वायर टेस्ट की बात करें तो काई स्क्वायर टेस्ट की फर्स्ट डिस्कवरी तो अपन बात करें हेलमर्ट ने की थी, लेकिन बाद में इसको डिटेल में डिस्कवर्ड और एनालिसिस वगैरह सब काम किसने किया था, प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने। और प्रोफेसर कार्ल पियर्सन के बारे में अपन ने बहुत सी चीजें पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स में ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। इन्होंने जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन थे कार्ल पियर्सन डिस्ट्रीब्यूशन उनके बारे में भी बात की थी, नॉर्मल और अपने जो अपन ने बात की थी नॉन नॉर्मल या सब नॉर्मल, जो भी अपन ने स्टार्ट में पढ़ा था आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, वहां पे भी अपन ने कार्ल पियर्सन की बात की। ठीक है, तो वहां पे अपन ने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का था आपके जो कार्ल पियर्सन ने दिए थे। आज अपन उनके बारे में बात करेंगे नहीं, आज अपन बात करेंगे टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले अपन ने देखा टी टेस्ट का दूसरा नाम है स्टूडेंट टी टेस्ट, नंबर ऑफ सैंपल साइज कितनी होगी लेस देन 30, और गॉसेट ने डिस्कवर किया था। वहीं पे जेड टेस्ट को आर ए फिशर ने, और यहाँ पे इसको फर्स्ट डिस्कवर हेलमेट ने, बाद में कार्ल पियर्सन ने किया था। अब देखो यहाँ पे टी टेस्ट के अंदर बहुत सी चीजें और आती है, अब उनकी अपन बात करते हैं। देखो टी टेस्ट के अंदर अपन बात करें तो टी टेस्ट एक तो होता है वन सैंपल टी टेस्ट, दूसरा होता है टू सैंपल टी टेस्ट। देखो वन सैंपल टी टेस्ट यानी आपके पास में सैंपल एक ही है, तो यहां पे ये देखो जो भी टेस्ट है ये टेस्ट किस लिए किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है आपके डेटा के बीच में कि कौन सा डेटा अच्छा है, कौन सा डेटा सुपीरियर है, कौन सा इंफीरियर है, कौन सा डेटा सिग्निफिकेंट है, कौन सा नॉन सिग्निफिकेंट है। तो वन सैंपल टी टेस्ट में कंपैरिजन किया जाता है सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में। किसके बीच में, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। वहीं पे टू सैंपल टी टेस्ट की बात करें तो यहां पे कंपैरिजन किया जाता है सैंपल मीन में। अब देखो इसको अपन समझते हैं कैसे। ठीक है, देखो आपके पास में एक ही सैंपल है, ठीक है, एक सैंपल है तो आप क्या करोगे, इस एक सैंपल के दो अलग अलग पैरामीटर को टेस्ट कर लिया। जैसे आपने क्या कर लिया, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन ले लिया। अब आपके पास में दो सैंपल आ गए तो आप क्या करोगे, इसका भी सैंपल मीन ले लोगे और इसका भी सैंपल मीन ले लोगे, क्योंकि एक सैंपल में तो आपके पास पॉसिबल नहीं है ना कि आप एक ही सैंपल का सैंपल मीन के बीच में कंपैरिजन करो। तो आप क्या करोगे, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में कंपैरिजन करोगे। वहीं पे आप यहाँ पे टू सैंपल टेस्ट में सैंपल मीन के बीच में कंपैरिजन कर लोगे। अब नेक्स्ट चीज अपन बात करते हैं, देखो दो टाइप का टी टेस्ट होता है। कौन सा दो टाइप का होता है, वहां पे अपन बात करते हैं तो आपकी देखो टेस्ट दो टाइप का होता है। एक होता है पेयर्ड टी टेस्ट और दूसरा होता है अनपेयर्ड टी टेस्ट, जो अपन ने पहले बात कर ली। देखो पेयर्ड का मतलब क्या होता है, पेयर बनाता है, ठीक है, पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर बनाता है। वहीं पे अनपेयर्ड का मतलब कोई पेयर नहीं है। जैसे आपके ये दोनों सैंपल मिलकर एक पेयर बना रहे तो ये पेयर टी टेस्ट हो गया, जबकि दोनों सैंपल अलग अलग है तो ये अनपेयर्ड टी टेस्ट हो गया। पेयर टी टेस्ट यूज किया जाता है सेम सैंपल के लिए, या फिर अपन बात कर सकते हैं डिपेंडेंट सैंपल के लिए। पेयर कब बनेगा, भाई दो भाइयों का पेयर है, एक भाई दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो पेयर हो गया, दोनों अलग अलग हो गए तो अनपेयर्ड हो गए। और वहीं पे अनपेयर्ड का कब यूज होगा, इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट सैंपल में अनपेयर्ड टी टेस्ट होता है और डिपेंडेंट में पेयर टी टेस्ट होता है। अनडिपेंडेंट सैंपल होता है वो दो ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करता है, जबकि पेयर किसमें, विद वन ग्रुप में। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि पेयर्ड में क्या है, जो दोनों सैंपल थे वो मिलकर आपस में एक पेयर बना रहे, एक ही ग्रुप
बना रहे हैं उन्हीं के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो पेयर टी टेस्ट में 1 ग्रुप होता है, वहीं पे अनपेयर टी टेस्ट में 2 ग्रुप होते हैं। ये तो आपके थोड़ा डिटेल में हो गया। अगर आपको इतना नहीं याद होता तो आप बेसिक चीजें याद कर सकते हो, किसने डिस्कवर किया, नंबर ऑफ सैंपल साइज कितनी होती है, और ये 2 टाइप का होता है, पेयर टी टेस्ट और अनपेयर टी टेस्ट। पेयर टी टेस्ट किसके लिए, पेयर बनता है, पेयर का मतलब क्या हुआ, जोड़ा बनेगा, जोड़ा का बन गया, दोनों एक हो गए मिलकर, मतलब क्या हुआ, एक ही ग्रुप बन गया, तो 1 ग्रुप के बीच में कौन सा हो गया, पेयर टी टेस्ट। दोनों अलग अलग थे तो 2 ग्रुप बन रहे थे, तो 2 ग्रुप के बीच में अनपेयर टी टेस्ट। दोनों अलग अलग है तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है तो इंडिपेंडेंट हो गया। दोनों एक साथ हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो ये डिपेंडेंट टी टेस्ट हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जेड टेस्ट के बारे में। तो देखो जेड टेस्ट जनरली यूज कहाँ किया जाता है, जेड टेस्ट के लिए ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, जेड टेस्ट यूज किया जाता है टी ड्रिंकर के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, टी ड्रिंकर यानी जो चाय पीने वाले उनके लिए, यानी वहां पे सैंपल साइज 30 से ज्यादा होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कि टी टेस्ट यूज किसके लिए किया जाता है, सॉरी जेड टेस्ट यूज किसके लिए किया जाता है, टी ड्रिंकर के लिए यूज किया जाता है। वहीं पे काई स्क्वायर टेस्ट की बात करें तो काई स्क्वायर टेस्ट यूज किया जाता है जेनेटिक प्रॉब्लम्स के लिए। यानी जैसे आपको जीनोटाइप की स्टडी करनी है, आपके पास में 100 जीनोटाइप है, 200 जीनोटाइप है, 500 जीनोटाइप है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल साइज 50 से ज्यादा होगी। जेनेटिक प्रॉब्लम के लिए नंबर ऑफ सैंपल साइज 50 से ज्यादा ही रखते अपन, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करोगे। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर एग्जाम्पल की बात करें तो और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके अलावा जो एग्जाम्पल है आपके, जैसे प्लांट की हाइट लेनी है, इसके अलावा आपको क्या करना है, वेट लेना है, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में जानना है, तो इन सब के लिए आप काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करोगे। ठीक है, टी टेस्ट का यूज कहाँ कर रहे थे, जब सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के बीच में कंपैरिजन करना था। जेड टेस्ट की बात करें तो जेड टेस्ट कहाँ, जब नंबर ऑफ सैंपल साइज 30 से ज्यादा थी, आर फिशर ने डिस्कवर किया था, और टी ड्रिंकर के लिए यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काई स्क्वायर टेस्ट 50 से ज्यादा, फर्स्ट डिस्कवर हेलमेट ने किया था, बाद में लेटर इसको डिटेल में डिस्कवर प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने किया था, और जेनेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है। अब इन बिटवीन टी टेस्ट और जेड टेस्ट के बीच में एक टेस्ट और स्टैंड करता है जिसको अपन बोलते हैं एफ टेस्ट, वो वैसे अलग से चलता है, तो उसको भी अपन एक बार देख लेते हैं, छोटी मोटी चीजें उसके बारे में क्या आता है एफ टेस्ट के अंदर। तो एफ टेस्ट की अगर अपन बात करें तो देखो एफ टेस्ट है, एफ टेस्ट जनरली कहाँ यूज किया जाता है, एफ टेस्ट तब यूज किया जाता है जब आपको किसी भी दो पॉपुलेशन या 2 ग्रुप के बीच में आपको क्या करना है, वेरिएबिलिटी टेस्ट करना है, तो उस सिचुएशन में आप एफ टेस्ट को यूज करोगे। अब एफ टेस्ट को यूज करने के बाद में अपन बात करें कि जो ज्यादातर इसमें वही चीजें आती है जो टी टेस्ट के अंदर होती, कोई खास अलग नहीं है, टी टेस्ट और जेड टेस्ट के इंटरमीडिएट है। एफ टेस्ट के लिए जो अपन बात करें, साइंटिस्ट जिसने इनको डिस्कवर किया था उसको याद करना है, वो है सैंडकोर। किसने डिस्कवर किया था, सैंडकोर ने इसको डिस्कवर किया था। वहीं पे अगर अपन बात करते हैं, एफ टेस्ट की जो वैल्यू होती है वो रहती है 0 टू इनफाइनाइट तक रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं काई स्क्वायर की भी सेम वैल्यू होती है, और आपके एफ टेस्ट की, या अपन बात कर रहे हैं सैंडकोर ने जो टेस्ट दिया था उसकी भी सेम ही वैल्यू रहती है। तो यहां तक अपन ने सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं अपने जो रिलेटेड, इनसे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से, उनके बारे में। तो देखो यहाँ पे आपके सारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं आपके, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की अपन जो बात कर रहे हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, ये भी बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, सबसे पहले अपन बात करें जो 2 टाइप के टेस्ट हैं, एक टेस्ट होता है पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ये कितने टाइप का हो गया, 2 टाइप का होता है, एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। कहाँ यूज किया जाएगा पैरामेट्रिक टेस्ट
और कहाँ यूज किया जाएगा, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो देखो सबसे पहले पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करें तो पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कहाँ किया जाता है, जब आपके डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करोगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने ऑलरेडी पहले पढ़ा था, काल पियर्सन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मॉड तीनों इक्वल थे, यानी तीनों एक ही पॉइंट पे आ रहे थे, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और अगर ऐसा नहीं होगा तो एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें पैरामेट्रिक टेस्ट, और पैरामेट्रिक टेस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सिचुएशन में यूज होता है। वहीं पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करें तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कब यूज करता है, जब आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की सिचुएशन में आप, यानी अपन बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करते हो। जब आपके डेटा कैसे हो, क्वांटिटेटिव हो, उस सिचुएशन में आप पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करोगे। और वहीं पे आपके जो डेटा है वो कैसे है, क्वालिटेटिव डेटा है, क्वालिटी पे फोकस करते हैं, उस सिचुएशन में आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करोगे। यानी पैरामेट्रिक टेस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और क्वांटिटेटिव, और नॉन पैरामेट्रिक स्क्यूड और क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं और क्या डिफरेंस आएगा दोनों के अंदर, तो जब मैट्रिक स्केल में अपन बात करते हैं, आपका स्केल कैसा हो, मैट्रिक स्केल हो, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करोगे। और आपका अपन बात करते हैं नॉर्मल नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉमिनल स्केल है आपका, तो नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल स्केल है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करोगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं और क्या इनमें बेसिक डिफरेंस है, जब आप कंपैरिजन करते हो, और कंपैरिजन में आप यूज क्या करते हो, एसडी और मीन का यूज करते हो, या एसडी मीन के बीच में यूज कंपैरिजन करते हो, उस सिचुएशन में आपके पैरामेट्रिक टेस्ट यूज होते हैं। और अगर आप इनके अलावा कोई और चीजें यूज करते हो, फॉर एग्जांपल आपने यूज किया है एसडी और मीन के अलावा प्रपोर्शन या परसेंटेज, उस सिचुएशन में आपके क्या होंगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज होंगे। तो यहाँ पे ये कुछ बेसिक डिफरेंस है इनमें। इसके अलावा भी अगर और भी कुछ लेना चाहिए तो आपके दोनों में से मोर पावरफुल कौन सा होता है, पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, और ये क्या होगा, लेस पावरफुल होगा। अब यहाँ पे ये बेसिक अपन ने 5 डिफरेंस पढ़ लिए इनके बीच में। देखो सबसे पहले अपन ने देखा था कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो यूज कब होते हैं, जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज होते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा के लिए पैरामेट्रिक टेस्ट और क्वालिटेटिव डेटा के लिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो गया। मैट्रिक स्केल में पैरामेट्रिक, और आपके नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉमिनल स्केल में नॉन पैरामेट्रिक। एसडी मीन के बीच में कंपैरिजन होता है तो पैरामेट्रिक, और आपका प्रोपोर्शन और परसेंटेज में निकाला जाता तो नॉन पैरामेट्रिक। और दोनों में से पावरफुल कौन सा होता है, पैरामेट्रिक, और नॉन पैरामेट्रिक लेस पावरफुल होता है। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में देखो आपके जैसे टी टेस्ट है, ये पैरामेट्रिक का एग्जाम्पल है। पेयर टी टेस्ट है, पैरामेट्रिक का एग्जाम्पल है। एनोवा है, पैरामेट्रिक का एग्जाम्पल है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है। वैसे ही अगर अपन बात करते हैं नॉन पैरामेट्रिक का, तो नॉन पैरामेट्रिक का हो गया साइन, या फिर अपन बात कर सकते हैं नेक्स्ट जो आपके ज्यादातर यूज होता है काई स्क्वायर टेस्ट की, ठीक है। साइन टेस्ट बोल दो या फिर अपन बात कर ले काई स्क्वायर टेस्ट। दोनों के अंदर, दोनों अलग अलग हैं वैसे तो, लेकिन दोनों के अंदर टेस्ट कौन सा यूज होता है, नॉन पैरामेट्रिक। साइन टेस्ट बोलो या फिर काई स्क्वायर टेस्ट हो, दोनों में कौन सा यूज होगा, नॉन पैरामेट्रिक। ऐसे ही टी टेस्ट हो, पेयर टी टेस्ट हो, एनोवा हो, यहाँ पे क्या होगा, पैरामेट्रिक, या और यहाँ पे क्या हो गया, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो गया। तो ये आपके बेसिक इनमें डिफरेंस आ गया, और कौन से में कौन सा यूज होगा ये आ गया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेटा समराइजेशन का। देखो डेटा समराइजेशन पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है, डेटा समराइजेशन से कोई खास क्वेश्चन कभी आया नहीं आज तक प्री पीजी के एग्जाम में, और ना ही जनरली कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्री पीजी के एग्जाम में। तो अपन इनको बेसिकली कुछ नॉर्मल चीजें देखेंगे, ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं।
तो डेटा समराइजेशन सबसे पहले होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देखो डेटा समराइजेशन की बात कर रहे हैं अपन, तो डेटा समराइजेशन क्या होता है। देखो आपने इस नॉर्मल वर्ड के, नेचुरल वर्ड के बहुत सारे टेस्ट किए हैं, बहुत सारे आपने रिजल्ट निकाले हैं, लेकिन ये सारे रिजल्ट निकालने से पहले जो आपके डेटा थे वो क्या थे, रो डेटा थे। और इन सब के बारे में अपन ने इनिशियली फर्स्ट वीडियो के स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट वीडियो में बात की थी, रो डेटा क्या होते हैं, कौन से डेटा से कैसे रिजल्ट निकाला जाता है, इन सब के बारे में अपन ने वहां पे बात कर ली। तो देखो आपने इस नेचुरल वर्ड के एनालिसिस के लिए आपने क्या किया है, बहुत सारे टेस्ट किए हैं, ठीक है। और बहुत सारे टेस्ट में आपने करोड़ों डेटा क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं। अपन ने मान लिया आपने 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़ डेटा आपने क्या कर लिए हैं, कलेक्ट कर लिए हैं। और ये डेटा कैसे है, रो डेटा है। अब आपने इन रो डेटा को किसी को दे दिया और बोला कि इनसे आप क्या समझे, तो इन रो डेटा से आप कुछ नहीं समझ सकते, इन रो डेटा से आप कुछ नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल अपन ने ले लिया कि एज का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। आपने पूरे नेचुरल वर्ल्ड में एज के लिए एनालिसिस किया है, और एज के लिए एनालिसिस करके आपने क्या दे दिया, ये रिजल्ट दे दिए। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें पूरे वर्ल्ड की नहीं, अगर इंडिया की भी बात कर ले, कि आपने पूरे इंडिया का एनालिसिस किया है और एज के डेटा का एनालिसिस किया है, और आपने डेटा कलेक्ट किए हैं ऑलमोस्ट 120 करोड़, ठीक है। 120 करोड़ आपने डेटा कलेक्ट कर लिए, और 120 करोड़ डेटा आपने कलेक्ट करके हमें दे दिए, और हमने हमें बोला कि आप इस डेटा से क्या समझे। तो मेरा आंसर होगा मैं इस डेटा से कुछ नहीं समझा। 120 करोड़ का डेटा है, इन डेटा से आप कुछ नहीं समझ सकते। तो इसीलिए डेटा समराइजेशन की जरूरत पड़ी, डेटा को समराइज किया जाता है, ठीक है। अब इस डेटा को समराइज करने के लिए आप क्या करोगे, इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया है, इन डेटा को, अब देखो डेटा समराइजेशन को अपन यहीं से लिंक कर लेते हैं। डेटा समराइजेशन की बेसिक दो चीज टाइप से डेटा को समराइज किया जाता है। एक तो होता है टेबल समराइजेशन, और दूसरा होता है ग्राफ, या फिर अपन बोल सकते हैं पाई चार्ट वगैरह, या ग्राफ में समराइज करेंगे। और पहला हो गया टेबल के अंदर जो अपने डेटा है उनको समराइज करेंगे। तो अपन ने क्या कर दिया, समराइज कर दिया कि यहाँ पे देखो टेबल की फॉर्म में टोटल पॉपुलेशन के जितने के डेटा अपन ने कलेक्ट किए हैं, वो डेटा कितने हैं आपके 120 करोड़, ठीक है। अब 120 करोड़ में जो डेटा आपके अलग अलग कैटेगरी में है, और एज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, एज ग्रुप डिवाइड कर दिया, ठीक है। आपने एज ग्रुप बोल दिया, अपन एज को इधर ले लो चाहे इधर ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने बोल दिया 0 से 20 की एज के 30 करोड़ लोग हैं, ठीक है। ऐसे फिर आपने बोला 20 से 40 की एज के 50 करोड़ हैं, ठीक है। और 40 से ज्यादा एज वाले लोग बचे हुए रिमेनिंग है, तो कितने हो गए 80, और आपने कितना लिया था 120, तो आपके हो गए 40 करोड़, ठीक है। तो अब इन डेटा से आप बता सकते हो कि आपके 0 to 20 एज वाले या 20 ईयर के एज वाले 30 करोड़ लोग हैं। तो ये डेटा समराइजेशन की कैटेगरी में आता है। ऐसे आप ग्राफ की फॉर्म में या पाई चार्ट की फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हो। आपने क्या किया, आपने 3 अलग अलग एज ग्रुप बना दिए, ठीक है, या आपने 4 एज ग्रुप बना दिए, ठीक है। आपने 4 एज ग्रुप में क्या डाला, फॉर एग्जाम्पल इसको अच्छे से बना लेते हैं अपन। आपने 4 एज ग्रुप में क्या डाला, आपने 4 एज ग्रुप में ये डाल दिया कि ये देखो आपने डाला 25%, ये भी 25% हो गया, ये आपका नियरली अबाउट 15% हो गया, और जो रिमेनिंग 35% है ये वाला एरिया होगा, ठीक है। तो आपने क्या डाला यहाँ पे कि जो 0 से 20 ईयर की एज वाले हैं वो कितने लोग हैं, 25% है, और 20 से 40 वाले 35% है, ठीक है। 40 से 80 वाले कितने हैं, 25% है, और 80 से ज्यादा वाले 15% है।
तो ये क्या हुआ, डाटा समराइजेशन की कैटेगरी में आता। आपको बेसिक चीजें समझनी है, यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा चीजें आपको देखनी नहीं है, कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट चीजें देखनी। देखो यहाँ पे डेटा समराइजेशन में अपन ने बेसिक चीजें क्या देखी, आपको नेचुरल वर्ड का डेटा लेना, आपके पास में 120 करोड़ लोगों का डेटा है, 500 करोड़ लोगों का डेटा है, 1000 करोड़ लोगों का डेटा है। आप ये रो डेटा किसी को दिखाओगे तो इससे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको रिजल्ट इंटरप्रेट करने के लिए इन डेटा को एक शॉर्ट फॉर्म में समराइज करना पड़ेगा, इसी को डेटा समराइज करते हैं। और इन डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है टेबुलर या फिर ग्राफिकल फॉर्म में। आपका ग्राफ या जो पाई चार्ट है इस टाइप से भी ना हो, कि ग्राफ इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे इतने अलग अलग चीजें, किसी भी टाइप का ग्राफ बन सकता है, किसी भी टाइप की टेबल बन सकती है, डेटा समराइजेशन में आता है। अब डेटा समराइजेशन के अंदर 4 जो की पॉइंट है वो देख लेते हैं अपन, कौन कौन से की पॉइंट है। अब ये चारों की पॉइंट कौन कौन से हैं, जो अपन ने ऑलरेडी पहले पढ़ लिए हैं, वही समराइजेशन की बेसिक स्टेप्स में काउंट होते हैं। जैसे फर्स्ट आता है सेंट्रली, या फिर सेंट्रलिटी भी बोल सकते हैं। देखो सेंट्रली के मतलब डेटा को सेंट्रलाइज किया जाता है, डेटा का क्या निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है। जैसे आपने 120 करोड़ का डेटा निकाला और सबकी एज अलग अलग है, आपने 120 करोड़ का एवरेज निकाल लिया कि सबकी एवरेज एज 35 ईयर है, तो ये भी क्या हो गया, डेटा समराइजेशन की कैटेगरी में ही आता है कि आपने एवरेज निकाल के दे दिया कि एवरेज 35 ईयर है सभी की एज, ठीक है। दूसरा आपने निकाल दिया डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सेंट्रली का मतलब अपन सेंट्रल टेंडेंसी से ले सकते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के अलग अलग अपन ने मेजर्स पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे ये आपको याद होगा अभी भी। वहां पे अपन ने मेजर्स पढ़े थे, अर्थमेटिक मीन या मीन जिसको बोल रहे थे, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, वहां पे सबके लिए अलग अलग मेथड थे। अपन ने बेसिक मेथड निकाला था, अर्थमेटिक मीन में सबका एवरेज ले लिया, या आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, वो डिटेल में अपन डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सारे मेथड अपन ऑलरेडी पहले से डिस्कस किए हुए हैं, तो आप पुरानी वीडियो देख के इनको अच्छे से समझ सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन के बीच में वेरिएशन कितना प्रेजेंट है, आपका मीन तो 35 आ गया, लेकिन ऑब्जर्वेशन के बीच में वेरिएशन कितना प्रेजेंट है। तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग अपन ने मेजर्स यूज किए थे, जैसे रेंज यूज किया था, आपने क्या किया था, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सारी चीजें यूज की थी। तो ये इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। या अपन बात कर सकते हैं डिस्पर्जन भी आएगा, आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन मेन जो टॉपिक है उसके अंदर आएगा। तो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो या फिर डिस्पर्जन देख सकते हो, और इस डिस्पर्जन में आपके वो सारे मेजर्स आ जाएंगे, कौन कौन से, रेंज हो गया, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये डिस्पर्जन या डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं थर्ड, तो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग से टॉपिक चलता है, तुम्हारे पीजीबी के सिलेबस में है नहीं, अपन डिस्ट्रीब्यूशन को इतना ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। अब आपके सिलेबस में मेन क्या है, डिस्पर्जन है, जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन अपन ने ऑलरेडी पहले पढ़ लिए थे। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो आपके नेक्स्ट आता है शेप। शेप क्या बताता है कि आपके डेटा की क्या शेप है। फॉर एग्जांपल अपन ने लिया था कि 120 करोड़ का डेटा इकट्ठा किया, 35 ईयर सबकी एवरेज एज आ गई, तो 35 से ऊपर के में क्या शेप है, 35 से नीचे के में क्या शेप है, यानी 35 से जो ऊपर की एज वाले लोग हैं, क्या ऐसा है कि जैसे अपन ने बात की 1 2 3 4 5, आपका 3 मीन आ गया, तो 1 और 2 और 4 और 5 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी इवन शेप है या फिर कैसी शेप है, इस शेप को ये बताता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, डेटा का एवरेज देख लिया, सेंट्रल देख लिया आपने, ठीक है, आपने उसका डिस्पर्जन देख लिया कि किस टाइप से डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, रेंज क्या है इनका, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है इनका, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उनकी आपने क्या देख ली, शेप देख ली, ठीक है। इनके अलावा आप उनका टेस्ट भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे मेथड अपन पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे नहीं, अपन ने बेसिक चीजें यहाँ पे देख ली। आज की वीडियो को अपन यहीं तक लेंगे, इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। आपके स्टैटिस्टिक्स यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहने वाला है वो अपन इंजीनियरिंग के टॉपिक लेंगे। इंजीनियरिंग में बात करें तो वहाँ पे कुछ टॉपिक आपके ऑलरेडी हो भी चुके हैं, जैसे एक टॉपिक वहाँ पे दे रखा है आपके
इरोजन से रिलेटेड है, तो सोयल का जो वाटर इरोजन और विंड इरोजन वाला पार्ट था अपन ने ऑलरेडी सोयल साइंस में कवर कर लिया था, तो वो टॉपिक अपन पढ़ेंगे नहीं। इसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग जितने भी टॉपिक हैं वो अपन जल्दी ही कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।